गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। तो वेलकम टू वीआईपी ऑनलाइन क्लास स्कूल क्लास 6th। तो बच्चों, आज हम आपको लेसन नंबर 6 के बारे में पढ़ाएंगे भी। लेसन नंबर 6 क्या है। तो आप जैसे लेसन 5 तो कर चुके हैं, अब लेसन 6 की बारी आई। तो आज है राजा, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है। तो इसमें कह दिया चुनाव के दिन एक दिन जन शंकरन सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। लेकिन शंकरन यह जानना चाहता था कि वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना नानी तेरे जल्दी से समझाते हुए कहा, आज हम अपने लिए शासकों को चुनने जा रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों, ये प्राचीन काल से हमारे जैसे चुनने की पत्ती है वो चलती आ रही है। तो इसमें बोलते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने। हम आपको 3 या 4 पार्टों में लेसन को कराएंगे। हम लगभग 50 वर्षों से मतदान के जरिए अपने शासकों को चुनते आ रहे हैं। लेकिन पहले के समय में लोग शासक कैसे बनते थे। हमने 5वें अध्याय में पढ़ा, कुछ शासकों राजाओं को और संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुना जाता था। लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आए। कुछ लोगों ने बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर स्वयं को राजा के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया। कहने उन्होंने खुद ही राजा बन लिया, जैसे पिता के बाद पुत्र बन गया। एक ऐसा ही यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ। इसमें किसी घोड़े को राजा के लोगों के संरक्षण में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। विचरण का मतलब जैसे चरने के लिए या इधर उधर टहलने के लिए। अगर इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोक लिया तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता। यदि उन्होंने अश्व की बिना रोके जाने दिया तो इसका अर्थ होता था कि अश्वमेध का आयोजन करने वाला राजा उनसे अधिक शक्तिशाली था। बाद में उन राजाओं को भी इस यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाता था। इस यज्ञ को विशिष्ट पुरोहित सम्मान करने का मतलब पंडित लोग करते थे भाई। इसके बदले उन्हें अनेक बहुमूल्य उपहार देकर सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजाओं को बहुत शक्तिशाली समझा जाता था। यज्ञ में आने वाले सभी राजा उसके लिए अनेक प्रकार उपहार लाते थे। इस प्रकार के सभी आयोजनों में राजा का स्थान मुख्य होता था। राजा को बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था, जिसे राज सिंहासन कहते हैं। युद्ध के मैदान में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। सहचर का मतलब साथी होता। यज्ञ के अवसर पर वह राजा के द्वारा प्राप्त की गई विजय और उसके अन्य गुणों का बखान करता था। राजा के सगी संबंधी, जिसी तरह रिश्तेदार हो गए जिनमें उसकी रानियां तथा पुत्र शामिल थे, को भी अनेक छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। आमंत्रित किए गए राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर होता था। पुरोहित राजा के ऊपर पवित्र जल छिड़कते के अलावा अन्य कई प्रकार अनुष्ठान करते थे। विष अथवा वेश्य और अन्य साधारण लोग भी उपहार लाते थे। शुद्ध समझे जाने वाले लोगों को पुरोहित अनुष्ठान में शामिल नहीं करते थे। अब दे दिया अश्वमेध यज्ञ में उपस्थित होने लोगों की एक सूची बनाइए। व्यवसाय के आधार पर वहाँ कौन कौन से उपस्थित हो सकते हैं। जैसे जनपद बोल दिया, आज भाई लोगों का समूह हो गया। अश्वमेध आदि महायज्ञों का आयोजन करने वाले राजा अब जन के नहीं बल्कि जनपदों के राजा समझे जाने लगे थे। जन के बसने के स्थान को जनपद कहते हैं। जनपद का मतलब समझ गए ना। जैसे भी एक गांव हो गया, गांव में जैसे कई लोग हो गए तो उनका वो पद का स्थान हो गया। अब आपको मानचित्र 4 में ये कुछ महत्वपूर्ण जनपदों के नाम दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों कौन थे? जो माले इतिहास की भाई उसकी हर बात को आगे निकाल देते थे, वो पुरातत्वविद थे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की बहुत सी बस्तियों की खुदाई करवाई। दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अंतरजी खेड़ा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि इस समय के लोग झोपड़ियों में रहते थे, पशुपालन का काम करते थे। चावल, गेहूं, दालें, जौ, धान, गन्ना, तिल और सरसों इस समय की प्रमुख फसलें थी। क्या आपको इस सूची में ऐसी किसी फसल का नाम मिला जिसका वर्णन चौथे अध्याय में ना हो? लोग दूसरे होता है, जो धुली हुई मिट्टी होती थी और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इन पुरास्थलों की खुदाई से कुछ विशेष
प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित दूसरे पात्र कहते हैं। इनके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इन्हें पर चित्रकारी की जाती थी। सामान्यतः ये सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद, अब महाजनपद क्या, जैसे भाई जो छोटे जो गांव में होते थे ना, पंच हो गए, सरपंच हो गए, उसके ऊपर भी एक बड़ा हो गया। लगभग 2500 साल पहले इन जनपदों का महत्व काफ़ी बढ़ गया था। इन्हें महाजनपद का नाम दिया गया। मानचित्र 4 में, जैसे आपको मानचित्र 4 ये दिया हो ना, तो कुछ महाजनपदों को दर्शाया गया। जैसे इसमें दर्शाए गए हैं, ये हस्तिनापुर का पंचाल हो गया, कौशल हो गया, वैशाली हो गया, गंडक के पास मगध हो गया, ये महाजनपद थे। लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपदों का महत्व काफ़ी बढ़ गया था। इन्हें महाजनपद का नाम दिया गया। मानचित्र 4 में कुछ महान जनपदों को दर्शाया गया। इन महाजनपदों ज़्यादातर भी की एक राजधानी भी होती थी। राजधानियों के चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाकर किलेबंदी की जाती थी। लोगों को ने अपनी सुरक्षा के लिए इन बड़े बड़े किलों का निर्माण किया ताकि नए राजाओं की सेनाएं हमला न कर सके। बहुत से राजाओं ने अपनी राजधानी के चारों ओर ऊंची, विशाल और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर समृद्ध शक्तियों का प्रदर्शन किया। इस तरह किले बनाने के अंदर रहने वाले लोग उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना बहुत आसान हो गया। ऐसी दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना बनानी पड़ती। कहने जैसे वो दीवार बनाते, जैसे चीन की दीवार होगी। अभी जैसे भारत में हमारे सरदार पटेल की जो मूर्तियाँ बने उसके बारे में दे दिया। बहुत बड़ी बड़ी ईंटों और पत्थरों की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इसमें रहने वाले स्त्री पुरुष बच्चों के ने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी होगी। अब दे दिया, राजाओं ने अब सेना रखनी आरंभ कर दी थी। वे सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखते थे। वेतन का भुगतान संभवतः आहत सिक्कों द्वारा किया जाता, जैसे हमारे रुपये हो गए ना आजकल। तो महाजनपदों के राजाओं ऋग्वेद में वर्णित राजाओं में कोई दो अंतर बताइए। अब कर बता दिया, ठीक है। इन महाजनपदों के शासक विशाल किलों का निर्माण करवाते थे और बहुत बड़ी संख्या रखते थे। इन सब के लिए उन्हें प्रचुर मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे अपना सोर्स बोलते ना, हर प्रकार के साधन की जरूरत होती है। ईंट पत्थर हर प्रकार की जरूरत पड़ते थे। अपने विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। इसलिए इन महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से लोगों से कर वसूलने लगे। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। जैसे अपने बोलते ना, भारत एक कृषि प्रधान देश, उसी प्रकार बोल दिया। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। अतः उपज पर लगाए गए बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे जो कर लगाते। पैदा होने वाली फसल, जैसे टैक्स बोलते थे ना, पहले भी लगता था। पैदा होने वाली फसलों का 1/6 वह हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। इसे भाग कहते थे। कारीगर पर भी कर लगाए जाते, जिसे ये श्रम के रूप में चुकाते थे। उदाहरण के लिए बुनकर, लोहार, सुनार के लिए महीने में 1 दिन काम करते थे। पशुपालक जानवर को उत्पाद के रूप में कर देते थे। व्यापारियों को सामान की खरीद बिक्री पर भी कर देना पड़ता था। शिकारी और संग्राहक जंगल से प्राप्त वस्तु के रूप में कर देते थे। फिर है शिकारियों तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को कर के रूप में क्या देते होंगे। कृषि में परिवर्तन। इस समय कृषि के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहला, लोग अब लोहे के हल के फाल बनाने लगे थे। कठोर जमीन को अब लोहे के फाल से लकड़ी के फाल की अपेक्षा आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों का उत्पादन बढ़ गया। दूसरे लोगों ने खेतों में धान के बीज छिड़कर धान बोने की बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण आरंभ कर दिया था। अब पहले की अपेक्षा अत्यंत मात्रा में पौधे जीवित बच जाते थे, जिससे पैदावार भी अधिक होने लगी थी। इसमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। दास दासी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर ने कामों को करते थे। तो बच्चों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक और आपके दोस्तों तक पहुंच सके। थैंक यू।